हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसमें बताया था कि आपका changing electric field is a source of a magnetic field and changing magnetic field is a source of a electric field, and an accelerating charge particle produce creates a changing electric field, and hence magnetic field is created by changing electric field. Therefore both electric and magnetic field are generated by a accelerating charge particle, and these oscillating fields, electric and magnetic oscillating fields, are always perpendicular to each other and makes an angle 90 degree with the direction of propagation. ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे और साथ में जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके साथ भी 90 का एंगल बनाते हैं। इस नेचर को बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये डेफिनेशन वगैरह आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड सोर्स ऑफ ए changing electric field, and time varying electric field is source of changing magnetic field। ये आपको नोट कर लेना है। फिर ये दोनों टाइम और स्पेस के साथ वेरी करेंगे, कौन? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, तो उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, साथ में एक दूसरे के साथ भी 90 डिग्री के एंगल पे ही प्रोपगेट ऑसिलेट करते हैं। तो इसको भी, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं और उस डायग्राम में शो कर देते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स को। तो ये मेरे पास मान लिया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये मैंने कंसीडर कर लिया कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है ये आपका वाई एक्सिस हो गया और इधर हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो ये अगर देखें तो केवल किस में प्रोपगेट कर रहा है? केवल और केवल ये प्रोपगेट कर रहा है वाई एक्सिस में। किस में? वाई एक्सिस में। ऐसे ही आप इसमें भी बना सकते हो। अब देखिए इधर होता है आपका जेड एक्सिस। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी प्रोपगेशन, जो जिस डायरेक्शन में जो ऑसिलेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ एंगल 90 डिग्री बनाए, और साथ में जो आपका ऑसिलेटिंग फील्ड, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऑसिलेटिंग फील्ड और बच गया, और वो कौन सा रह गया? आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो वो भी आपका इसके साथ 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब कुछ इसके पैरेलल लाइंस हमारे पास बन जाएं। क्या बन जाएं? इनके पैरेलल लाइन बन जाएं। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे चेंज कर देता हूँ। मीन्स थोड़ा सा इस तरफ इसको ये शो कर देता हूँ ताकि ये लगे कि आपका ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का आपका बन रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको
शो आउट करना है ताकि ये आपको दिखे कि ये आपका क्या है, इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है ऐसे करके। तो ये आपका जो है, ये जो हो गया, ये हो गया है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ये आपका जो है, ये क्या हो गया है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये है आपका ई, ये है आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। इधर आपका क्या होता है जेड एक्सिस। इस तरह से मैंने इन वेव्स को बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे जो अपने पास है, हमने ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को शो किया है। द ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस एंड ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस। यानी जो ई है वो अलोंग वाई एक्सिस मीन्स उसके लिए जे कैप यूज करूँगा, और जो बी है उसके लिए मैं के कैप यूज करूँगा। ठीक है। अब इनका कोई भी कंपोनेंट, यानी अगर कोई ये कहे कि ई एक्स इज इक्वल टू ई अलोंग वाई इज इक्वल टू 0, तो बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही अगर कोई बी के लिए बोले कि बी एक्स, नहीं यहाँ पे बी जेड आएगा क्योंकि वाई तो है ना जे, तो यहाँ पे अगर कोई बोले बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई और विच इज इक्वल टू 0, तो इनका कोई भी कंपोनेंट आपका इन एक्सिस में नहीं है। तो केवल और केवल इसका किस में वाई एक्सिस में है और इसका किस में है जेड एक्सिस में है। तो यहाँ से ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये किसके अलोंग है, अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, और ये किसके अलोंग है, अलोंग वाई एक्सिस। ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ से। ये हमने कंसिडर किया है ताकि हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी हम निकाल सकें। उसके बाद देखिए, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स आर डिपेंड्स ऑन एक्स एंड टी। Electric and magnetic field are depends upon x and t. Therefore, the electric field vector can be represented mathematically. As vector E is equal to ई वाई। ये जो इक्वेशन है ये हम डिटेल स्टडीज़ की कर चुके हैं 11th क्लास में। मैं एक बार लिख रहा हूँ और आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि क्या कंपोनेंट किसके बराबर होता था। ये होता था आपका ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हम लिख चुके। ये इक्वेशन जो है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, किसमें 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, किसमें लास्ट चैप्टर ओसिलेशन वाले में हमने इसको पढ़ा था। तो देखिए वहाँ ये भी ओसिलेशन शो कर रहे हैं, तो वही इक्वेशन आएगी ओसिलेशन वाली। अब यहाँ पे जो के होता है ये होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्या होता है के इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू, जो के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्बडा। क्या होती है 2 पाई बाई लैम्बडा। वेर वे एक्स क्या है, एक्स के बारे में क्या किसी को पता है या भूल चुके। एक्स क्या था, ये एक्स मीन्स जो आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट है, यानी प्रोपगेशन है वो किस डायरेक्शन के अलोंग है। तो प्रोपगेशन किसके अलोंग हो रही है, आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी उस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। इट मीन्स ये इसकी डायरेक्शन है, आपका एक्स क्या शो कर रहा है यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ओमेगा क्या होता है, सभी को पता ही है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा और विच इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। और क्या बच गया आपका, और इसके अंदर बच गया टी हो गया टाइम पीरियड, और वो भी इंस्टेंटेनियस है। टाइम पीरियड तो कैपिटल टी से लिखा जाता है, याद रहे आपको। ये इंस्टेंटेनियस टाइम है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है। केवल और केवल वो चीज़ यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। क्लियर है।
तो इन सभी को हम लिख देते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट बनेगा वो हम बता देते हैं। तो जो हम बात करें एक्स की, एक्स डिसाइड कर रहा है इसकी, एक तो साथ में डायरेक्शन है प्रोपगेटिंग, है ना, इस डायरेक्शन में ये प्रोपगेट कर रहे हैं, इधर आगे बढ़ रहे हैं। और जो ऑसिलेशन फील्ड है इसका, ये ऐसे ऐसे, और एक तो हो गया ऐसे ऐसे और एक हो गया ऐसे ऐसे, ये दोनों इसके साथ डायरेक्शन, जो प्रोपगेशन डायरेक्शन है एक्स, उसके साथ कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। लेकिन अगर इस इक्वेशन में x की बात करें तो ये x इसकी पोजीशन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। और ऐसी चीज़ को तो शायद हम फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पोजीशन और एम्पलीट्यूड को बताए कि आपका जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है वो किस पोजीशन पे है और उसका एम्पलीट्यूड इस टाइम पे या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन क्या है, ये सब बताए, उसको क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स किसकी तरह बिहेव करेगा? फेज की तरह बिहेव करेगा। तो एक्स क्या है? फेज। के क्या होगा? प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओमेगा क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये वैल्यू जो अपने पास है ये दोनों यहाँ पे रख दें तो क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू ई नोट साइन, इसकी जगह पे रख रहा हूँ 2 पाई बाई लैम्बडा, 2 पाई बाई लैम्बडा। और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो टर्म आती है एक्स एज इट इज़ कर देता हूँ, माइनस ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू इंटू टी, ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। ये जे कंपोनेंट था तो यूनिट वेक्टर जे एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2 पाई मैं कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 पाई यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। जब 2 पाई कॉमन लूँगा तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू ई नोट साइन 2 पाई, अंदर बच गया आपका x अपॉन में लैम्बडा, और ये आपका 2 पाई कॉमन लेने के बाद माइनस न्यू टी, ये इक्वेशन है, ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। चाहो तो न्यू को, आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम होता है, तो न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, और ये भी ठीक है, न्यू भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आ गई है फाइनल एक्सप्रेशन। अब सिमिलरली हम मान के चलेंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो कंपोनेंट्स हैं जो बाकी के बच गए वो 0 होंगे। तो सिमिलरली हम किसके इक्वेशन लिखना चाहेंगे? जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बी है उसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगी? सेम है, बस केवल ई नोट की जगह क्या आ जाएगा? बी नोट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी जेड, और जेड में डायरेक्शन क्या होती है? के कैप, और विच इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा एक्स माइनस न्यू टी, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है उसके लिए क्या आ जाएगा? के कैप। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो बी के लिए इक्वेशन आएगी वो बी क्या आएगी? बी इज इक्वल टू बी नोट, बी इज इक्वल टू बी नोट साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा माइनस, अरे बंद कर उसको, टी बाई टी के कैप। ठीक है, तो ये आपके बी के लिए आ गया और ये आपके ई के लिए आ गया। ये थी आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। वेयर ई नोट एंड बी नोट, जो ई नोट और बी नोट आपके पास आए हैं, दैट आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स। ये क्या रहेंगे? इसके एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। उसके बाद देखिए
उसके बाद नेक्स्ट नोट कीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E and vector B, the magnitude of vector E and vector B related as speed of light is equal to E upon में B, speed of light is equal to E upon में B, और also E naught upon B naught is equal to C। तो ये जो इक्वेशन है ये तो सी के लिए यूज होती है, यहाँ पे है ना वेलोसिटी के लिए यूज होती है, वी के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज होती है? वी के लिए। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है स्पीड ऑफ लाइट का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स के साथ क्या रिलेशन है। इसके अलावा एक रिलेशन और है, सी इज इक्वल टू, क्योंकि ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के अंदर आता है, एक में आता है परमिबिलिटी और एक में आता है परमिटिविटी। तो एक में हो गया म्यू नोट और एक में हो गया एप्सिलॉन नोट। इट मीन्स जो आपकी स्पीड है वो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होगी, ई नोट और म्यू नोट के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो यहाँ से एक रिजल्ट और भी निकलता है और वो होता है सी इज इक्वल टू अंडर द रूट म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट। तो बी में जो बी होता है ये क्या होता है? म्यू नोट डिपेंडेंट होता है और ई नोट होता है वो एप्सिलॉन नोट डिपेंडेंट होता है। तो जो म्यू नोट होता है वो होता है परमिबिलिटी, क्या होता है? म्यू नोट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नोट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से ये रिजल्ट भी हम लिख सकते हैं। अगर हम किसी मीडियम की बात करें, तो देखिए मीडियम में जो एप्सिलॉन नोट है इसके साथ आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का, और वो जनरली हम के से लिखते हैं, और जो रिलेटिव परमिबिलिटी है उसको म्यू आर से लिखते हैं। तो ये दोनों उसके अंदर हम यूज करके दिखाएंगे। तो V इज इक्वल टू, देखिए बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 1 अपॉन ये सब कुछ सेम रहेगा। भाई आपके पास ये तो वैल्यू आनी है, लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, म्यू नोट आ जाएगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका किसी भी मीडियम के अंदर अगर V की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगी। वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, म्यू आर इज द, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया भाई, ये होता है K एप्सिलॉन नोट और म्यू आर म्यू नोट। वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, और म्यू नोट आपको पता ही है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है? तो देखिए ना, तो अगर मैं बात करूं एक स्टैटिक, नोट कर लीजिए टॉपिक बिल्कुल थ्योरेटिकल, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना है। जो लिखने की चीज़ है वो 2-3 लाइनें ही हैं, बाकी आप समझ लीजिए। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हेडिंग बनाइए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सबसे पहले लिखिए, we know that a static charge is only a source of electric field. A static charge is only a source of electric field, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चार्ज इन मोशन, चार्ज इन कांस्टेंट मोशन इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी नहीं, तो ये तो सोर्स है नहीं। इसका मतलब कुछ चेंजमेंट करके देखें कि इस चार्ज पार्टिकल को हम ओसिलेट करवा के और प्रोपगेट करवाएं, यानी ये ओसिलेट भी करे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव भी करे, ओसिलेट भी करे और मूव भी करे। तो ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इज अ सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इज सोर्स ऑफ बोथ time varying electric and magnetic field, and hence these time varying electric and magnetic fields are the source of each other। जो देखिए एक बार जो oscillating charge particle है वो सोर्स बन गया किसके लिए? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसका सोर्स है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का। या वाइस वर्षा करके देखिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसका सोर्स है, या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसका सोर्स है, या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसका सोर्स है।
तो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल हो गया टाइम वेरिंग, तो टाइम वेरिंग के कारण टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसका सोर्स बन गया? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अब हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपका क्या कर रहा है? प्रोपगेट कर रहा है, किसके साथ साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, तो वो भी टाइम वेरिंग हो गया। तो टाइम वेरिंग magnetic field is a source of changing electric field. It means both changing electric field and changing magnetic field are the या becomes the source of each other. एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? सोर्स बन जाते हैं। तो मेन हमें यहाँ पे क्या बताना था कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए, जो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या कहीं से क्रिएट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी किसने कर दी थी? मैक्सवेल ने कर दी थी। उसके बाद आफ्टर 22 ईयर यानी 22 साल वेट करना पड़ा था इसके मैथ जो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है उसके लिए। तो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दी थी हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने। तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये केवल और केवल आपको मोटा मोटा इसके बारे में स्टडी करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो ट्रांसवर्स नेचर है उसके लिए हम अगर बात करें तो चाहो तो आप ये वैल्यू आई है, इनसे डायरेक्ट आप कह सकते हो कि इसका नेचर क्या है? ट्रांसवर्स है। कैसे बताओगे? इन इक्वेशंस के हेल्प से। लेकिन कोई भी पूछता नहीं है, वो केवल ये पूछते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बस प्रूव कोई नहीं करवाता, क्योंकि केवल सिलेबस में क्वालिटेटिव आइडिया दे रखा है, यानी केवल आपको बस पता होना चाहिए कि ये होता क्या है ना। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और अगर इससे ज़्यादा मार्क्स का जाए, 3 नंबर का आ जाए, तो मैंने आपको ये करवा दिया है। ये आप वहाँ पे यूज़ करके और प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये भी प्रूव होता है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। दोनों प्रोपगेट भी कर रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे हैं उस डायरेक्शन के साथ जो इनका ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन क्या हो गया? एक का तो ऐसे ऐसे, एक का ऐसे ऐसे, और प्रोपगेशन किधर हो गया? इधर। तो इसके साथ दोनों क्या बना रहे हैं? 90 का एंगल बना रहे हैं, और इसी नेचर को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ये कर लिया ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना जरूरी है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कैसे बनाओ वो सोर्स, वो कहेगा क्या इसका सोर्स के बारे में आपको पता है कौन होता है? हाँ पता है कौन होता है ये। तो वो आपसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछ सकता है कि स्टैटिक क्यों नहीं हो सकता, या केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन में कोई अगर चार्ज पार्टिकल हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या सोर्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्यों नहीं हो सकता। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे बताने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बस एक से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं बन सकता है कि सोर्स से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद जो 2 इक्वेशन आपको बताई है ये स्पीड वाली, एक तो c इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में बी नोट, और एक c इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नोट एंड अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ये दोनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं इस इक्वेशन की। ये जो इक्वेशन है इसकी जर्नल फॉर्म जो मैंने आपको लिख के दिखाई थी क्या थी? मैंने लिखा था E इज इक्वल टू ई नोट साइन kx माइनस ओमेगा टी। वो जो इक्वेशन लिख के दिखाई थी kx, फिर दोबारा लिख देता हूँ मैं, ये वाली हाँ लिखी हुई भी है। आप इन कंपोनेंट्स को हटा दीजिए, केवल और केवल मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, केवल और केवल इस इक्वेशन की। ऐसे b इज इक्वल टू, ऐसे अगर आपके पास ये जो इक्वेशन है इसका यूज करके न्यूमेरिकल आ जाता है, पेपर में बहुत बार आया भी है। वहाँ पे आपको ये पता लगाना होता है कि गिवन क्या है। ओमेगा गिवन है, यहाँ पे kx था, यहाँ पे क्या था kx, और यहाँ पे क्या था ओमेगा टी। ये इस तरह से आपकी ये जो है जर्नल इक्वेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इसके साथ उसका कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए। वहीं पे अगर आपका कई बार क्या दे देता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह केवल फ्रीक्वेंसी दे देता है, न्यू दे देता है, तो आप इसको क्या करोगे 2 पाई न्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे ही आपका यहाँ पे भी जो वैल्यू है उसको भी वो चेंज करवा देता है k की, यानी अगर लैम्बडा वगैरह दे दे वो उस क्वेश्चन में, तो हम क्या कर देते हैं k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा, यानी ये वैल्यू आपको नोन हो
और ये इक्वेशन आपको पता हो तो न्यूमेरिकल बिल्कुल इजीली आप कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, वो ई के लिए ई इज इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बी के लिए ये इक्वेशन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में के और ओमेगा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। दो इक्वेशन ये हैं। ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं आपकी ईएम वेव्स जो चैप्टर है इसमें से न्यूमेरिकल आएगा तो ये केवल 4 फॉर्मूला है इन्हीं से रिलेटेड आएगा। 100% श्योर है ये 4 जो फॉर्मूला है इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। अब कई सोच रहे होंगे इससे पहले जो आ लिए वो बेसिक थे, वो बेसिक न्यूमेरिकल, मैं ये नहीं कहता वो नहीं आते, वो भी आते हैं और आपको पता है वो सारे आप बहुत इजीली कर लेते हो। लेकिन प्रॉपर इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल बनता है वो इन 4 फॉर्मूला से ही बनता है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन इस इक्वेशन से बनता है। ऐसा आपको मैं बता दूं कि एक बार हरियाणा बोर्ड का जब पेपर हो रहा था बहुत से बच्चों के 97 मार्क्स आए थे। वो 2 और 3 मार्क्स जिसके कटे थे, 3 मार्क्स का यही क्वेश्चन आ गया था और उन बच्चों ने इस इक्वेशन वो याद थी नहीं और इसका कंपैरिजन यानी इस टाइप के न्यूमेरिकल किए हुए नहीं थे। सभी का केवल और केवल पूरे पेपर में मतलब कन्फर्म एक क्वेश्चन यही गलत था कि हमें नहीं आता। बाकी वो तो होता ही है कि हमारी तरफ से हम 5 नंबर का करके आए उसमें 3 मिल जाए 4 मिल जाए, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन जो अच्छे बच्चे थे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे, जो जिनकी उम्मीद थी कि ये 100 आउट ऑफ 100 लेंगे, उन सभी के इसी में नंबर कटे। और बाहर आके केवल बच्चों ने एक ही चीज़ कही थी कि सर एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा था जो आपने करवाया हुआ नहीं था। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता पेपर में जो टीचर ना करवाए। हाँ वो अलग बात है कि आपने इसके न्यूमेरिकल ट्राई नहीं किए। इक्वेशन ये थी, ये इक्वेशन लिखने के बाद और जैसे ही मैंने कहा कि ये इक्वेशन यूज़ कर लो, जैसे इक्वेशन लिखी उसके बाद सभी बच्चों ने तुरंत उसके आंसर निकाल दिए। तो आपको ये ध्यान रखना है आप ऐसी गलती ना करें कि ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन की वजह से आपका यानी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की वजह से आपके मार्क्स कटें। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो टॉपिक है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, या हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन और प्रूफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रेजेंस का दिया था हर्ट्ज ने। और हर्ट्ज ने जो ये प्रूफ दिया था ये किस प्रिडिक्शन के ऊपर दिया था, जो मैक्सवेल ने प्रिडिक्शन की थी उसके ऊपर दिया था। मैक्सवेल ने जो प्रिडिक्शन है वो किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो 1865 में दी थी। किसमें, 1865 में। और इसके एग्जैक्ट 22 ईयर्स वेट करना पड़ा था प्रैक्टिकल प्रिडिक्शन की। और वो जो प्रैक्टिकल प्रिडिक्शन है वो किसने दी थी, हेनरी हर्ट्ज ने दी थी। और वो दी थी 1887 में। कब दी थी, 1887 में। ठीक है, तो 22 साल वेट करना पड़ा था इस चीज़ का। अब देखिए उसने क्या किया था, सुनते जाइए ध्यान से। उसने 2 प्लेट ली, किसकी ली, मेटालिक प्लेट। मेनली किसकी बनी हुई थी, ब्रास की। किसकी बनी हुई थी, ब्रास की। इस तरह से एक प्लेट ये ली और एक प्लेट ये ली। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी एक प्लेट ऐसे रखी हुई है और दूसरी इसके नीचे ऐसे रखी हुई है। क्लियर है ना ये चीज़। इस तरह से इसने 2 प्लेट ली, किसकी थी, ब्रास की बनी हुई थी। इन दोनों से एक थिक वायर कनेक्ट किया गया। जो वायर था वो था कॉपर का। किसका था, कॉपर का। और इनका जो एंड्स जो हैं, इनके जो एंड्स बने, उन एंड्स के ऊपर मेटालिक स्फीयर यानी बॉल एंड, इनका एंड है वो बॉल के जैसा कर दिया गया। और जो बॉल थी या स्फीयर था, जो S1 और S2 नाम से जो स्फीयर थे, ये भी किसके बने हुए थे, ब्रास के बने हुए थे। किसके बने हुए थे, ब्रास के बने हुए थे। अब इसने क्या किया कि इन दोनों को एक इंडक्शन कोइल के साथ अटैच कर दिया। इधर से क्या लगा दिए कि देखते जाना क्या बनता है। यहाँ पे इंडक्शन कोइल लगा दी इसने, यहाँ पे क्या लगा दी, इधर इंडक्शन कोइल, और इधर दे दी इसने इनपुट। इधर क्या दे दी इसने, इनपुट। यहाँ से इसने क्या दी, इनपुट। और ये आपकी क्या है, इंडक्शन कोइल। तो ये हो गया L और ये होगी पैरेलल प्लेट। तो क्या हो गया, LC। क्या बन गया, L और C। और L और C से क्या होगा, ओसिलेशंस होंगे। क्या होंगे, ओसिलेशंस होंगे।
तो इसमें ये आपका जो ये है, ये इधर प्राइमरी है और इधर ये क्या है, सेकेंडरी, यानी आउटपुट सेकेंडरी से ले रहे हैं, इनपुट कहाँ से दे रहे हैं, प्राइमरी से दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसने एक ये यूज कर लिया। अब बात करते हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर यानी ये आपका ट्रांसमीटर यही बना ना, इनपुट इसने ली और इनपुट इसने लेके और ये इंडक्शन कोयल इसके अंदर लगाई और फिर उसके बाद इसने जो इनपुट दी उसको ट्रांसमिट करवा दिया आगे। तो क्या करेगा ये ट्रांसमीटर बन गया, ये ट्रांसमीटर बन गया। ये गैप हो गया ट्रांसमीटर और प्लेट्स के बीच में, जो पैरेलल प्लेट का सेंटर है उसके और इसके बीच में ये क्या हो गया है, गैप हो गया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये क्या है आपका ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर। ठीक है, ये आपका क्या बन गया इधर ट्रांसमीटर। ये दोनों आपके क्या बन गई हैं, मेटालिक प्लेट्स। और ये मेटल क्या यूज़ किया गया था, यहाँ पे ब्रास यूज किया गया था। थिक वायर्स जो भी हैं ये किसके बने हुए थे, कॉपर के। इनका जो ये एंड है ये आपका स्फेरिकल बनाया गया और थिक थी, स्फीयर भी आपके थिक थे। और उनके ऊपर क्या वो किसके बने हुए थे, आपके किसके बने हुए थे, ब्रास के। ये याद रखना, ये कॉपर के, ये कॉपर के, ये प्लेट ब्रास की, ये स्फीयर ब्रास के, और ये इंडक्शन कोयल, ये प्राइमरी और ये इनपुट, और इसको क्या बोलते हैं ट्रांसमीटर। और इधर से क्या होगा आपका ट्रांसमिट होगा। अब देखिए आपने ये सर्किट बना दिया एलसी, क्या बना दिया एलसी। तो एलसी सर्किट में तो ऑसिलेशन हमने पढ़े थे, एंड डैम्प्ड और अनडैम्प्ड पढ़ी थी ना, एलसी ऑसिलेशन। वो डायग्राम बनाए थे जिसमें 8 डायग्राम्स जिसमें बनते हैं, 6 या 5 में बना के मैंने बोर्ड पे उसको समझाया था एलसी ऑसिलेशन। एक बार चार्ज दे दिया, चार्ज देने के बाद वो आपका क्या हो रहा है, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, एक बार डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम चार्ज करके और उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो दोबारा चार्ज करने के लिए नया ही उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। यानी इसके अक्रॉस बैटरी परमानेंट लगा के हमने छोड़ दी, इसके अक्रॉस यहाँ पे बैटरी ना लगा के क्या लगाया जाएगा, सोर्स ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट का कोई सोर्स इनपुट के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस कंपेरेबल हो, यानी जो हमें ज़रूरत पड़ती है उसके लगभग हो। अब देखिए जो आपका ये प्लेट्स हैं, इनका साइज़ है ये फिक्स था, इनकी साइड है वो जो थी स्क्वायर, ये आपकी स्क्वायर शेप में थी, और इनकी जो एक साइड थी वो 40 सेंटीमीटर, यानी 40 × 40 ये इसका एरिया था। उसके बाद जो प्लेट्स हैं, इस प्लेट से और इस प्लेट के जो डिस्टेंस था, वर्टिकल डिस्टेंस जो था ये अबाउट 60 सेंटीमीटर था। उसके बाद ये दो स्फीयर लिए, इनके बीच में जो गैप था ये अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर था। ये सब इसने सेट किया, ये सारी चीज़ें इसने नोट की। और उसके बाद इसने क्या किया कि कोशिश की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई उनको हम महसूस नहीं कर सकते थे, देख नहीं सकते थे नेक्ट आई से। क्योंकि अगर हम बात करें कि यहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो थी, जस्ट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। किसके सिमिलर थी, रेडियो वेव के। लेकिन आपके दिखने के लिए जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट के बराबर होनी चाहिए, और विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की ना, जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो आपका लगाया हमने उसकी फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। लेकिन अपने पास मार्केट में एट प्रजेंट डेज जो ऑसिलेटर अवेलेबल हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 10⁻11 हर्ट्ज होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, 10⁻11 हर्ट्ज। और विजिबल, यानी उनको विजिबल बनाने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत थी, 10⁻14 हर्ट्ज की। तो ये आपका पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इसलिए यहाँ से उस जो वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो जनरेट ज़रूर हुई, लेकिन वो विजिबल नहीं थी। वो किसके सिमिलर थी, आपकी रेडियो वेव्स के सिमिलर थी। तो अब देखिए अगर उनको देख नहीं पाते तो उसके लिए कोई ना कोई डिटेक्टर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके आगे क्या यूज़ किया गया, डिटेक्टर यूज़ किया गया। और उस डिटेक्टर के अंदर आपका ऐसे कर्व करके और एक थिक वायर कॉपर का यूज़ किया। यहाँ पे ये आपके स्फीयर, लेकिन इनका जो साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू S1 S2 कम था, और इनको नाम दे दिया गया S1 डैश और S2 डैश। ये भी ब्रास के बने हुए थे,
यहाँ से वेव इसके अंदर एंटर करेगी कि इस फॉर्म में, आपको पता ही है वो तो, इस फॉर्म में इसके अंदर वेव क्या करेगी, एंटर करेगी। आप केवल एक वेव दिखा दीजिए, ऐसे करके इसके अंदर क्या एंटर करेगी, वेव एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो वेव इसके अंदर एंटर कर रही थी वो आपकी कैसी थी, उसका नेचर कैसा था। अब देखो सबसे पहले चलो वेव तो आपकी बन गई है, वेव का कारण क्या रहा बनने का, आप ये बताइए, इस वेव का बनने का कारण क्या हुआ। देखिए जिस टाइम पे हम इस कैपेसिटर प्लेट को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो वहाँ पे ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, जब डिस्चार्ज टाइम पे क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता है किस फॉर्म में, ओसिलेट करता हुआ, और वो ओसिलेट चार्ज पार्टिकल मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी प्रोपगेट करता है एक डायरेक्शन में, इधर नेट प्रोपगेशन ये, लेकिन वो क्या है, कैसा है, ओसिलेटिंग, वो ऐसे ऐसे करता हुआ है। और आपको पता है जब ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल हमने क्रिएट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो अपने आप क्रिएट हो ही गया। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ टाइम वेयरिंग या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपके बन जाते हैं। और यहाँ से क्या देखी गई कि जो वेव थी वो आपकी क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव कर रही थी। ये आपका क्या था, डिटेक्टर था। इस डिटेक्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बता देना है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। पढ़ रखे हैं आपने पहले ही, V इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC पढ़ रखा है। LC ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, उससे वेव की ये रहेगी, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज की गई। उसके बाद देखिए हार्ट्ज डेमोन्स्ट्रेशन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखिए। हार्ट्ज ने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसमें से AM वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टी उसने दी वो आपको लिखनी है यहाँ पे। सबसे पहले जो ये गैप है इनके बीच में, ये अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो आपका मैक्सिमम ऑसिलेशंस रहेंगी, और जब ये पैरेलल रहेगा तो ऑसिलेशंस 0 रहेंगे। या हम कह सकते हैं maximum sparks are produced across the detector gap when this gap is parallel to the transmitter gap। ये गैप इसके पैरेलल हो, यानी डिटेक्टर गैप और ये गैप इसके पैरेलल हो तो मैक्सिमम स्पार्क दिखने को मिल रहे थे, लेकिन अगर ये आपका परपेंडिकुलर हो तो स्पार्क दिख ही नहीं रहे थे, स्पार्क्स आर 0। तो अगर स्पार्क नहीं होगा तो कोई ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल भी आपका बाहर नहीं निकलेगा या हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव and which is the source of changing magnetic field. Then we can say that the waves produced in this experiment are electromagnetic wave and which are transverse in nature, which is transverse in nature. उसके बाद देखिए जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को केवल और केवल प्रिडिक्ट नहीं किया, उसके साथ साथ इनके ऊपर जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, ये सारे के सारे फिनोमिना भी इसकी हेल्प से प्रूव करके दिखाए थे। यानी इसने इसका वेव नेचर और रे नेचर दोनों प्रूव करके दिखाए। तो मेनली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेव नेचर ऑफ लाइट इज ऑल्सो प्रूव्ड बाई हार्ट्ज एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हार्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई उससे ये प्रूव करके दिखाया कि इसका नेचर आपका कैसा है, वेव का जैसा है, क्योंकि इसने जो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे ना 10th क्लास में लाइट वाले चैप्टर में, तो वो भी इसने इसके हेल्प से प्रूव करके दिखाया था। इससे ये भी पता चल रहा है कि लाइट का नेचर वेव के जैसा, वो भी यहाँ से इसने प्रूव करके दिखाया था। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है
वो आपको पता ही है कि कितनी यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पोलराइज्ड किया जा सकता है। पोलराइज्ड का मतलब समझते हो? देखिए पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है कि अपने पास जो भी वेव है उसमें दो कंपोनेंट हैं, एक तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो उसके रास्ते में कोई ऐसी डिवाइस लगा दी जाए कि उसमें से अगर उस वेव को क्रॉस करवाया जाए तो जिस साइड से वो एंटर कर रही है उस साइड से दो कंपोनेंट एंटर करें, लेकिन बाहर केवल एक ही कंपोनेंट निकले, या तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक। और ऐसा पॉसिबल हो जाता है किसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। वो डिटेल स्टडी पोलराइजेशन की नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट यूनिट में करेंगे ऑप्टिक्स में, तब आपको पता चलेगा। पोलराइजेशन का मतलब समझ गए, दो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स, उसके रास्ते में कोई ऐसी डिवाइस लगाई जाए जिसकी हेल्प से केवल एक ही कंपोनेंट हमें आउटपुट में मिले, और वो जो लाइट रहेगी उसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट, और इस फिनोमिना को बोलेंगे पोलराइजेशन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बाकी इसके बाद जो टॉपिक हैं, जैसे आपकी बुक में शायद एक तो हिस्ट्री एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ईएम वेव के नाम से दे रखा था, और एक दे रखा था ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो ट्रांसवर्स नेचर है वो क्वालिटेटिव है आपका, केवल और केवल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं देनी है। तो क्वालिटेटिव हमने जो आपका शुरू में ही हार्ट्स एक्सपेरिमेंट है उसमें, या हम बात करें जो ईएम वेव के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट से जो हमने पढ़े थे, जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन थी आपकी ईएम वेव की, वहाँ से हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स नेचर को। तो केवल वही करना है आपको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैथमेटिकल जो आपका एक क्यूब की हेल्प से शो कर रखा होगा वो वाला आर्टिकल नहीं करना है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो होगा एक तो एनर्जी डेंसिटी, एक इंटेंसिटी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो कितना होता है, क्या होता है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी सिलेबस में नहीं है। आपको केवल और केवल ये यहाँ से पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके साथ एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी एसोसिएट होती है, इंटेंसिटी एसोसिएट होती है और मोमेंटम एसोसिएट होता है। तो ये यहाँ से आपको नोट कर लेना, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि और कितना होता है ये नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में है नहीं। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा एक याद करवाया, जो प्रॉपर्टीज़ है कम से कम आपको 7 से 8 प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 7 से 8 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, जिसमें अप्रोक्सीमेटली सब कुछ कवर हो जाएगा। तो वो आपको ज़रूर नोट करनी है फेयर नोटबुक में, ताकि जब नोट करो तो आपको वो याद हो जाए। उसके बाद आता है स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ याद करवा देता हूँ आपको स्पेक्ट्रम ये होता क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। केवल एक जो स्पेक्ट्रम है उसको हम याद कैसे रखें कि क्या सीक्वेंस उसकी रहती है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है रेडियो, उसके बाद आता है माइक्रो, उसके बाद आता है इंफ्रारेड, उसके बाद आता है विजिबल, ठीक है। उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आता है एक्स रेज, और उसके बाद आता है आपका गामा रेज। ये आपका एक स्पेक्ट्रम बनता है, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। जैसे प्रिज्म में विबग्योर पैटर्न याद रखते थे, वो था स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। इधर ये है स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसको भी इसी फॉर्म में याद रखना है। तो याद रखिए रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरेज एंड गामा, ठीक है। तो याद कैसे रखें? पहले के टाइम में जिस घर में, याद रखिए कहाँ से शुरू करना है, पहले के टाइम में, पीछे के टाइम में जो अभी गया है पीछे टाइम यानी पुराने टाइम में, जिस घर में रेडियो होता था, माइक होता था, जिस घर में रेडियो, माइक और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता था, जिस घर में रेडियो होता था, माइक होता था और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता था, उसकी विजिबिलिटी कुछ अलग ही होती थी, उसकी विजिबिलिटी कुछ अलग ही होती थी। नोट कीजिए, जिस घर में रेडियो, माइक और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता था उसकी विजिबिलिटी कुछ अलग ही होती थी। तो क्या बन गया? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड एंड विजिबल। अब नेक्स्ट, आजकल
अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज। आजकल अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज गांवों में भी कॉमन हो गई, गांवों में भी कॉमन हो गई, यानी गांवों में ये चीज़ कॉमन होगी। पहले क्या होता था पता नहीं था ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है या एक्सरेज क्या होते हैं, लेकिन आजकल ये चीज़ गाँव में भी कॉमन हो गई है। तो क्या करोगे, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे आजकल गाँव में भी कॉमन हो गई है। अल्ट्रासाउंड यानी क्या बोलोगे यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड को अल्ट्रा वायलेट रेज और एक्स रेज एंड गामा रेज। क्लियर है। तो फिर दोबारा मैं याद करवा देता हूँ। पहले के टाइम में जिस घर में रेडियो, माइक और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता था उसकी विजिबिलिटी कुछ अलग ही होती थी। रेडियो, माइक और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका अच्छा हो वो घर की विजिबिलिटी अलग ही होती थी। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज एंड विजिबल लाइट या विजिबल रेज। उसके बाद आता है आपका आजकल अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज गाँव में कॉमन हो गया। अल्ट्रासाउंड मतलब अल्ट्रासोनिक नहीं है यहाँ पे, ये तो प्रॉपर्टी आएगी उसकी। तो अल्ट्रावायलेट होता है ना, अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रासाउंड से क्या बना, अल्ट्रावायलेट, और एक्सरेज से एक्सरेज ही रहेगा और आपका गामा से गामा ही रहेगा, गामा रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज और गामा रेज। क्लियर है। तो ये स्पेक्ट्रम आप एक सीक्वेंस में याद रखिए, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं इसमें करवाऊँगा तो आप भूल जाओगे। इसमें आपको इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी पहले ही ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। बिल्कुल देखिए, आपको क्या है कि जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है तो थोड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन आपको याद ज़रूर करना है। याद करने की चीज़ें बहुत कम है, बाकी एक बार आपको केवल रीड आउट करना है। बाकी मैंने बता ही दिया आपको याद क्या करना था, कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ क्या क्या एसोसिएट हो सकता है। एनर्जी हो सकती है, मोमेंटम हो सकती है, इंटेंसिटी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद 4 फॉर्मूला मैंने इंपॉर्टेंट बताए, वो चारों आपको याद होने चाहिए। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए, उसने क्या क्या किया था। ठीक है। उसके बाद जो अगर कोई पूछ ले कि आप कैसे कह सकते हो कि ईएम वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है, तो वही मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। 1 नंबर में आए तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। ठीक है। उसके बाद ये सोर्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स हो सकता है। इसके अलावा एक स्टैटिक चार्ज या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता हुआ चार्ज पार्टिकल इनका सोर्स नहीं हो सकता। ये चीज़ें आपको याद है तो समझो चैप्टर सारा याद हो चुका आपको बस। बाकी क्या है कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। उस चीज़ को डिटेल में याद रखोगे तभी छोटी छोटी बातें याद रहेंगी। डायरेक्ट ही छोटी छोटी बातें आपको याद नहीं रह सकती। तो एक बार उसको रीड कर दीजिए और उसके बाद जो मैंने जैसे अभी लेक्चर में अभी बताया है इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, बस चैप्टर याद हो गया समझो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।